उद्भव एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज 12th बोर्ड के कृषि विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, आधार बीज का स्रोत है। ठीक है, और आधार बीज को समझने से पहले इस बीज के पूरे प्रकार को समझना जरूरी है। देखो, बीज के जो टाइप देखते हैं अपन, एन, बी, एफ और सी, इस तरह से आप ट्रिक याद कर ले। एन, बी, एफ और सी। एन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सीड। एन का मीन क्या होता है? न्यूक्लियस सीड। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक बीज, केंद्रक बीज। और केंद्रक बीज 100% क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं। 100% क्या होते हैं? शुद्ध, प्योर। और इनकी देखरेख पादप प्रजनक के द्वारा की जाती है, प्लांट ब्रीडर द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर जो आता है वो आता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? 100% शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? 100% शुद्ध होंगे। ठीक है, इसकी भी देखरेख किसके द्वारा की जाती है? पादप प्रजनक द्वारा। किसकी देखरेख में? पादप प्रजनक, प्लांट ब्रीडर द्वारा। इसके ऊपर एक टैग लगा होता है, जो टैग लगा होगा वो कौन सा? गोल्डन येलो कलर, गोल्डन येलो कलर का टैग। कैसा टैग लगा होता है? गोल्डन येलो कलर का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड, आधार बीज। ये 98% क्या होते हैं? प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। और इनकी देखरेख एसएससी, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, और एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके ऊपर जो टैग लगा होता है फाउंडेशन सीड के ऊपर, वो होता है व्हाइट कलर का। फाउंडेशन सीड पे कौन सा टैग लगा होता है? व्हाइट कलर का टैग लगा होता है। उसके बाद आप देखते हैं सर्टिफाइड सीड। प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज। ये 95% क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। इनकी केयर भी कौन करता है? एसएससी एंड एनएससी करता है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी भी करती है इसकी केयर। इसके ऊपर जो टैग लगा होता है वो होगा ब्लू कलर का, नीले रंग का। ठीक है, तो सर्टिफाइड सीड के ऊपर कौन से कलर का टैग लगा होता है? ब्लू कलर का। ठीक है, उसके बाद यह बीज, सर्टिफाइड सीड यानी यह बीज किसान द्वारा खरीदा जाता है। ठीक है, अब देखिए, फार्मर जो सीड को जो परचेस करता है वो कौन सा सीड परचेस करता है? सर्टिफाइड सीड। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रीडर सीड के ऊपर कौन से कलर का टैग लगा होता है? तो गोल्डन येलो कलर का। फाउंडेशन सीड के ऊपर कौन से कलर का टैग लगा होता है? तो व्हाइट कलर का। और सर्टिफाइड सीड के ऊपर कौन से कलर का टैग लगा होता है? तो ब्लू कलर का। और जो किसानों को सीड बेचा जाता है वो कौन सा सीड बेचा जाता है? सर्टिफाइड सीड। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूक्लियस सीड के मल्टीप्लिकेशन है। न्यूक्लियस सीड से कौन सा सीड तैयार किया जाता है? ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड से कौन सा सीड तैयार किया जाता है? फाउंडेशन सीड। और फाउंडेशन सीड से कौन सा सीड तैयार किया जाता है? सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या था?
कि आधार बीज का स्रोत है, यानी आधार बीज किससे तैयार किया जाता है, तो आधार बीज जो तैयार हो रहा है वो किससे होता है, अपने ब्रीडर सीड से। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपके ब्रीडर सीड। कौन सा होगा, ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज, प्रजनक बीज। ठीक है, ये 4 प्रकार के सीड हो गए। एक सीड और होता है रजिस्टर्ड सीड, एक सीड और होगा, आप देखिए रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड, रजिस्टर्ड सीड, पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज, जो अपने इंडिया के अंदर नहीं होता है, इंडिया के अंदर नहीं होगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो टैग लगा होता है वो कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का। किस कलर का टैग लगा होता है, पर्पल कलर। ठीक है, तो देखो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या था, कि आधार बीज का स्रोत क्या है। तो आधार बीज का स्रोत कौन सा हो गया, ब्रीडर सीड। यहां से आपके 100% जेट और बोर्ड के अंदर फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हर बार बनने के चांसेस होते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है। तो देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्रमाणित बीज पर किस रंग का, यानी सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड के ऊपर कौन से कलर का टैग लगा होता है। देखो अभी अपन ने पढ़ा एन, बी, एफ और सी। एन का मतलब क्या था, न्यूक्लियस। ठीक है, फिर बी का मतलब क्या था, ब्रीडर सीड। इसके ऊपर कौन से कलर का टैग था, तो इसके ऊपर गोल्डन येलो कलर का। कौन से कलर का टैग था, गोल्डन येलो कलर, गोल्डन येलो कलर, सुनहरे पीले रंग का। ठीक है, इसके ऊपर कौन से कलर का टैग था, तो व्हाइट कलर का। सर्टिफाइड सीड के ऊपर कौन सा है, तो ब्लू कलर। तो अपना क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है, तो किस रंग का टैग लगा होता है, ब्लू कलर का। कैसा टैग लगा होता है, ब्लू, नीला रंग का, जो किसानों को बेचा जाता है। ऐसे सीड जो किसानों को बेचे जाते हैं और किसान उसको परचेस करते हैं, वो कौन से सीड होते हैं, प्रमाणित बीज होते हैं। और उसके ऊपर टैग कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, एग्रोनॉमी। देखो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन समझते हैं अपन। देखो क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन प्लस सॉइल मैनेजमेंट। फसल उत्पादन और मृदा का प्रबंधन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फसल का उत्पादन तथा मृदा का प्रबंधन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान। द साइंस, है ना, जिसके अंदर क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट इज नोन एज एग्रोनॉमी। ठीक है, और एग्रोनॉमी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो एग्रोनॉमी है ग्रीक लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का, ग्रीक लैंग्वेज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। देखो एक चीज को समझने से पहले अपन को एक चीज देखनी पड़ेगी। एक तो होता है मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, देखो सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है पहले ये समझते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, ऑप्टिमम कंडीशन है, अनुकूल परिस्थिति है। ऑप्टिमम कंडीशन में सॉइल द्वारा, किसके द्वारा, मृदा के द्वारा पौधे को, किसको, प्लांट को, पौधे को प्रॉपर बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस
और प्रॉपर क्वांटिटी में, पौधे को प्रॉपर बैलेंस और प्रॉपर क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है, यानी प्लांट की, पौधे की ग्रोथ के लिए अनुकूल परिस्थिति, जो सॉइल के अंदर परिस्थिति कैसी है, अनुकूल है, और मृदा के द्वारा पौधे को प्रॉपर क्वांटिटी एंड प्रॉपर बैलेंस में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो रहे हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी। अब देखिए, सॉइल को फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर, इसके फैक्टर क्या क्या है। फैक्टर देखिए अपन, पहला कौन सा है, नेचुरल फैक्टर, प्राकृतिक, और दूसरे होते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। नेचुरल फैक्टर कौन कौन से, देखिए, एक तो होता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल, जिस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, तो उस सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो जिस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ज्यादा, उस सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, स्थलाकृति, स्थलाकृति। देखो, टोपोग्राफी ऐसी होती है इस तरह से। ठीक है, तो सॉइल के जो अपर सरफेस है ना, वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और लोअर सरफेस में सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, सॉरी, अपर सरफेस में सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी, बट लोअर सरफेस में सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि ऊपर के जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो वहां से क्या होंगे, इरोजन होके कहां चले जाते हैं, नीचे लेयर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है सॉइल एज, मृदा आयु। मृदा आयु, अगर आप लगातार किसी खेत के अंदर, अगर आप लगातार किसी खेत के अंदर फसल बो रहे हो, तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा जिस समय वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो जैसे जैसे सॉइल की एज ज्यादा होगी, एज क्या है, ज्यादा, तो उसकी फर्टिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, उर्वरता क्या हो जाएगी वहां की, कम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल, डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मृदा की गहराई। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे, कैसे जाएंगे, सॉइल के डेप्थ में जाएंगे, वैसे वैसे उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, कम। क्यों, क्योंकि सॉइल की जो अपर सरफेस होती है ना, उसके ऊपर क्या, किसकी मात्रा ज्यादा होती है, ऑर्गेनिक मैटर की, और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होगा, क्या बनता है, ह्यूमस, और जब ह्यूमस है तो उसके अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, ज्यादा। पर जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे तो उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये सॉइल के क्या, कौन से कारक है, प्राकृतिक कारक। आपको क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक कारक कौन कौन से होंगे, पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, टोपोग्राफी हो गया, सॉइल एज, मृदा आयु हो गया, ठीक है, और डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर एक और देख लीजिए आप, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, ठीक है, तो मृदा का जब इरोजन होता है, सॉइल मिट्टी बह के चली जाती है, तो वहां से न्यूट्रिएंट क्या चले जाएंगे, पूरे चले जाएंगे। तो जब इरोजन ज्यादा होगा तो फर्टिलिटी क्या होगी, फर्टिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम, फर्टिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मृदा उर्वरता की बात की अपन ने। अपना क्वेश्चन क्या था, मृदा उत्पादकता। देखो, मृदा उत्पादकता क्या होती है कि किसी सॉइल के अंदर अगर उसकी फर्टिलिटी क्या है, अच्छी है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, ज्यादा है, मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, है ना। देखो, फसल के उत्पादन से, फसल के उत्पादन, फसल के उत्पादन से संबंधित है कौन,
मृदा उत्पादकता, इसको अपन या तो हेक्टर या फिर रुपए में प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि जब अब प्रोडक्शन होगा तो उस प्रोडक्शन को अपन क्या करते हैं, सेल करते हैं, और सेल करने के बाद क्या मिलता है, रुपए मिलता है। ठीक है, मृदा उत्पादकता समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसके कुछ फैक्टर देखते हैं, कारक। मृदा उत्पादकता किसको कहते हैं, समझ में आया। देखिए वापिस समझ लो एक बार इसको, कि फसल का उत्पादन यानी एक हेक्टर में कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है। किसी भी सॉइल की अगर फर्टिलिटी क्या है, अच्छी है, तो उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो सॉइल की फर्टिलिटी मतलब मेन जो पॉइंट है वो क्या है, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। फर्टिलिटी, किसी भी सॉइल की अगर फर्टिलिटी ज्यादा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉइल की फर्टिलिटी भी ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कभी भी फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी मृदा उर्वरता, ये कारक नहीं बता रहा हूं मैं, अब इसके डिफरेंस दिखा रहा हूं आपको। तो मृदा जो उर्वरता होती है वो मृदा उत्पादकता पर निर्भर नहीं करती है, उत्पादकता पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, बट मृदा उत्पादकता उर्वरता पर, फर्टिलिटी पर डिपेंड होती है, उर्वरता पर निर्भर करती हैं। ठीक है, मृदा उर्वरता कभी भी उत्पादकता पर निर्भर नहीं करती है, और मृदा उत्पादकता उर्वरता पर निर्भर करती है। किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी अगर अच्छी है तो उसकी प्रोडक्शन भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, अब देखो मृदा उर्वरता को कभी भी सॉइल लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया जाता है। मृदा उर्वरता को हमेशा जो लेबोरेटरी होती है ना, उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बट मृदा उत्पादकता को लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट नहीं किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर नहीं भेजा जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था अपना, देखिए वापिस एक बार। मृदा उत्पादकता को प्रभावित, मृदा उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। तो उत्पादकता को परिभाषित करने के लिए अपन ने क्या बताया कि फसल के उत्पादन और उसके पर हेक्टर क्षेत्र से है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा क्षरण को परिभाषित कीजिए। मृदा क्षरण को परिभाषित कीजिए। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की डेफिनेशन देखिए आप, भौतिक रूप से मिट्टी का अपने स्थान से हट जाना, अपने स्थान से हट जाना। किस कंडीशन में, फिजिकल कंडीशन में सॉइल का अपने जो प्लेस स्थान है उस स्थान से क्या होना, रिमूव हो जाना। और वो किसके माध्यम से हो सकती है, या तो वाटर या फिर एयर के माध्यम से वो वहां से रिमूव हो जाएगी। उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीज की परिभाषा लिखिए। किसकी, सीड की। सीड की डेफिनेशन देखो, सीड की डेफिनेशन क्या होती है कि प्लांट का वह भाग, जैसे ग्रेन, लीव्स, रूट या उसका एम्ब्रियो, इनसे न्यू प्लांट डेवलप किया जाता है। कैसा, न्यू प्लांट, सेम टू सेम हेल्दी प्लांट जो डेवलप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीड। सीड किसको बोलते हैं कि पौधे का बीज या फिर उसके पत्ती, तना, जड़ से नया प्लांट डेवलप किया जाता है। सेम टू सेम उसके जैसा ही प्लांट डेवलप किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीड।
ठीक है, तो ये सीड की डेफिनेशन हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथक्करण दूरी से क्या अभिप्राय? आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी क्या होती है? बीजों की अनुवांशिक शुद्धता के लिए, अनुवांशिक अनुवांशिक जेनेटिक प्योरिटी है ना, अनुवांशिक शुद्धता के लिए, अनुवांशिक शुद्धता के लिए दो किस्मों के मध्य की दूरी किसके लिए? जेनेटिक प्योरिटी। सीड की जेनेटिक प्योरिटी के लिए दो दो वैरायटी होती है, उन दो वैरायटी के बीच में जो डिस्टेंस रखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए एक टेबल बताता हूं आपको, वहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। एक तो होता है आधार बीज, फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सर्टिफाइड सीड, ठीक है। अब देखिए अगर आप आधार बीज ले रहे हो तो उस क्रॉप के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस क्या रहेगा, जो अपन क्रॉप बता रहे अभी, या अगर आप प्रमाणित बीज ले रहे हो तो उस क्रॉप के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल बता देता हूं आपको, और यहां से इस टेबल से क्वेश्चन पक्का बनता है। जौ, बाले, वीट गेहूं, राइस, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, इनके अंदर जो फाउंडेशन सीड का जो डिस्टेंस रहता है वो कितना रहता है? 3 मीटर। कितना रहेगा? 3 मीटर। और प्रमाणित बीज का जो डिस्टेंस रखते हैं वो कितना रखते हैं? 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए संकुल मक्का, संकुल मक्का, कंपोजिट मेज, कंपोजिट वेराइटी है ना, इसके अंदर जो डिस्टेंस रखेगा, आधार बीज का जो डिस्टेंस रखेंगे वो 400 मीटर, और प्रमाणित बीज का जो डिस्टेंस रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 200 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है संकर मक्का, हाइब्रिड मेज, इसके अंदर आधा बीज का जो डिस्टेंस रखेंगे वो 600 मीटर, और प्रमाणित बीज का जो डिस्टेंस रखेंगे वो 300 मीटर, ठीक है। कितना रखेंगे? 300 मीटर। यहां से आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस गेहूं की क्रॉप के लिए कितनी रखी जाती है? तो कितनी रखते हैं? 3 मीटर। कितनी रखते हैं? 3 मीटर। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? बल्करत सुसुप्त अवस्था से क्या अभिप्राय? बल्करत सुसुप्त अवस्था, देखो इनफोर्स्ड डोरमेंसी, इनफोर्स्ड डोरमेंसी, और इन्फो डोरमेंसी किसकी वजह से होती है? अगर सीड सॉइल की गहराई में चला जाए, सीड किस में चला जाए? सॉइल की गहराई में, बीज मृदा की गहराई में, मृदा की गहराई में चला जाता है, सीड कहा जाएगा सॉइल की डेप्थ में,
ठीक है, जिसके कारण क्या होता है वहां के CO2 रो जो रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और सॉइल का वेट क्या होगा इसके ऊपर, ज्यादा आ जाएगा। उसके कारण सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो बल्करत सुषुप्ता अवस्था किसको कहते हैं, तो बीज का कहाँ चला जाना, गहराई में चला जाना, मिट्टी के गहराई में चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु सरण की परिभाषा लिखिए। वायु सरण, सॉइल इरोजन, विंड इरोजन, विंड इरोजन, विंड इरोजन। विंड इरोजन कैसी होती है, तेज हवा के द्वारा, तेज हवा के द्वारा, तेज हवा के द्वारा मिट्टी के कणों का, मिट्टी के कणों का एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड से, तेज हवा जब चलती है तो एक मिट्टी के जो कण उड़ते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, वो मूव कर देते हैं। इसके जो टाइप देखते हैं आप, विंड इरोजन के टाइप क्या है, साल्टेशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। देखिए साल्टेशन को बोलते हैं उच्छलन, क्या बोलते हैं, उच्छलन। और इसके अंदर जो पार्टिकल की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 0.1 से 0.5 mm। देखो जब हवा चलती है तो वो कण ऊपर हुआ गिरा, ऊपर हुआ गिरा, तो बार बार क्या करता है ये उछलन, उछल उछल करके ये पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, निलंबन। यहां पार्टिकल साइज क्या होगी, लेस देन 0.5 mm, और यहां से जो कण जाते हैं वो 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। जब तेज हवा चलती है तो बिल्कुल हल्के कण होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्थान से उड़ते हैं और हजारों किलोमीटर तक कहां से चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। ठीक है, सरफेस क्रीप, सतह सर्प, सतह सर्प। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज उसकी कितनी होती है, 0.5 से ज्यादा होती है। तो जब हवा चलती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लुढ़क लुढ़क कर, तेज हवा ज्यादा वजन होगा तो हवा चलेगी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लुढ़क 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 कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो होता है सरफेस क्रीप। ठीक है, तो देखो इसके जो टाइप भी आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे होता है ये। तो देखिए साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जल सरण की परिभाषा लिखिए। किसकी बात कर रहा है, जल सरण। देखो जल सरण को समझते हैं, वाटर इरोजन, वाटर, वाटर इरोजन किसके माध्यम से, सॉइल का किसके माध्यम से, वाटर के माध्यम से रिमूव होना। सॉइल का किसके माध्यम से रिमूव होना, वाटर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, क्या कहलाता है, वाटर इरोजन। अब इसके जो अपन कैसे होता है ये इसके प्रकार देखते हैं अपन। तो देखो वाटर इरोजन के, वाटर इरोजन सॉइल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। जैसे इसके जो प्रकार टाइप्स देखते हैं अपन क्या है, स्प्लैश, सीट, ड्रिल और गली। स्प्लैश, सीट, रील और गली। ठीक है, स्प्लैश मतलब होता है बौछार, क्या होता है, बौछार, बौछार। जब बारिश की एक बूंद गिरती है, बारिश की जैसी एक बूंद गिरी,
ठीक है, सॉइल के पार्टिकल का उसके स्थान से क्या होना, मूव होना। सॉइल, बारिश की एक बूंद गिरती है तो सॉइल के पार्टिकल का उसके स्थान से क्या हो जाना, हट जाना। ठीक है, उछल कर क्या होता, हट जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्लैश सिस्टम। ये कौन सी इरोजन होगा, स्प्लैश। ठीक है, सीट इरोजन उस वहां होता है, सबसे हार्मफुल स्टेज है ये, हार्मफुल। ये कौन सी स्टेज है, हार्मफुल। सीट इरोजन कहाँ होता है, परत चरण, है ना। सीट इरोजन कहाँ होगा, जहां पर मिट्टी ऊपर से हल्की 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 कटती जाती है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से धीरे 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 हटती जाएगी, अपन को पता भी नहीं चलता है कि वहां पे इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे हार्मफुल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो रील इरोजन। रील इरोजन के अंदर क्या होता है कि सॉइल के पार्टिकल्स का धीरे धीरे छोटी छोटी नालियां बनाकर वहां से क्या हो जाना, हट जाना। और उसके बाद कौन सा आता है, गली इरोजन। कौन सा इरोजन, गली। तो बड़ी सी नाली बना के सॉइल का वाटर के माध्यम से क्या हो जाना, हट जाना। सबसे ज्यादा इरोजन इसी में होता है ना, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि वाटर इरोजन की फर्स्ट स्टेज कौन सी है, तो स्प्लैश। वाटर इरोजन की फर्स्ट स्टेज कौन सी है, स्प्लैश। कौन सी है, स्प्लैश। ठीक है, जो सबसे हार्मफुल होती है वो कौन सी है, सीट। कौन सी स्टेज है, सीट। और सबसे ज्यादा वाटर इरोजन जो होता है, सबसे ज्यादा वाटर इरोजन जो होता है वो किससे होता है, गली इरोजन से। तो आपको ये स्टेप पूरा सीक्वेंस याद रखना कि स्प्लैश के बाद कौन सी स्टेज आएगी, सीट। सीट के बाद कौन सी आती है, रील। रील के बाद कौन सी आती है, गली। आपको यहां से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कि इनिशियल स्टेज कौन सी है, कि स्प्लैश। ठीक है, हार्मफुल स्टेज कौन सी है, कि सीट इरोजन। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो वाटर इरोजन होता है वो किससे होता है, गली से। क्वेश्चन अगला ये भी पूछ सकते हैं कि स्प्लैश के बाद कौन सी स्टेज आएगी, तो सीट स्टेज। सीट स्टेज के बाद कौन सी आएगी, तो रील आएगी। रील के बाद कौन सी आएगी, गली। तो आपको ये स्टेप भी पूरा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अनाज के बीजों में भंडारण के समय नमी प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो, जब सीरियल क्रॉप होती है, कौन सी क्रॉप, सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसलें, अनाज की जो फसलें होती है उसको अपन जब स्टोरेज करते हैं, भंडारण करते हैं, उस समय नमी परसेंट 10 से 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 से 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 10%, 10% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कितना होता है, रियल वैल्यू। और रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा। देखो, जीपी जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू पीपी पीओटी परसेंटेज, अनुमानसिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता इंटू भौतिक शुद्धता अपॉन 100। इससे अपन रियल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब अच्छे बीज की जो रियल वैल्यू होनी चाहिए वो 75% यानी नॉट लेस देन 75%, 75% से कम नहीं होनी चाहिए। सीड की जो रियल वैल्यू होती है वो 75% से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए आप कि मेज की जीपी जर्मिनेशन परसेंटेज, है ना, जर्मिनेशन परसेंटेज, अंकुरण क्षमता। ठीक है, तो जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, जैसे अपन लिखते हैं 80%, कितना, 80%। ठीक है, और उसकी रियल वैल्यू, सॉरी, उसका पीओटी परसेंटेज कितना होगा, तो जैसे अपन ने एक क्वेश्चन लिखा पीओटी परसेंटेज के अंदर 90%। ठीक है, अब इसकी क्या निकालो, रियल वैल्यू। क्या निकाले अपन, रियल वैल्यू। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू 19 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना परसेंट आ रहा है, 72%। कितना परसेंट आ रहा है, 72।
तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉट लेस देन 75%, यानी 75 से कम नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ कितनी आ रही है 72, तो ये अच्छा सीड नहीं है। अच्छे सीड की जो रियल वैल्यू होती है ना वो 75 से कम नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीज ओज सीड वैगोर को परिभाषित कीजिए, है ना। देखो बीज ओज और सीड वैगोर, है ना, तो बीज ओज और सीड वैगोर किसको बोलते हैं कि बीज की उम्र, उसकी आकृति, या उसकी स्वस्थता से बीज का अंकुरण तथा विकास, अंकुरण तथा बीज का अंकुरण तथा, या फिर पौधे का अंकुरण, किसका, पौधे का अंकुरण तथा विकास हो। मतलब बीज की उसकी एज, उसकी जो शेप होता है, उसकी स्वस्थता, प्योरिटी, जिससे प्लांट का क्या हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीज ओज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीज ओज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।